So Nernst equation कल हमने सीख ली थी. When we apply Nernst equation, when there is change in the concentration. Why? Because change in concentration affects the potential. Okay. So either we can apply it on half cell reaction, or we can also apply it to find the EMF of the cell under the given conditions. So what was the Nernst equation? E is equal to E naught. फाइनल हमारा ये बना था 0.0591 upon n log product over reactant. Like suppose we are taking again general example, product is m upon ionic form, and if we had complete cell, like suppose this is the cell reaction which is taking place. So what will be the Nernst equation for this? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log product का concentration. Like C is the product raised to power its stoichiometric coefficient. वो डिपेंड करता है विच वन इज प्योर सॉलिड, उसका 1 लेंगे, विच वन इज आयनिक, उसका जो गिवन होगा वो लेंगे. सो दिस इज अ जनरल आइडिया. न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. तो आज मैं तुमको कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगी, लॉग में कुछ और बातें भी बताऊंगी. तो लॉग के 3 फॉर्मूलाज हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था. कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? लॉग m रेज टू पर n, क्या होता है ये? n log m. Priya, what is log m by n beta? It will be log m minus log n. तो आवाज क्लियर नहीं आज. इफ इट इज इन मल्टीप्लिकेशन इट विल बी इन. मेरी आवाज क्लियर नहीं है. अभी आ रही है. हाँ ठीक है. एक तो ये 3 फॉर्मूलाज करने हैं. और क्या करना है देखो. एक बेटा वैल्यूज याद कराऊंगी मैं log 1 से लेके log 10 की. मैं आपको पूरा सिखाऊंगी ये कैसे आप खुद से बना सकते हो विदाउट कैलकुलेटर. log 1, log 2, log 3, 4, मतलब 5, 6, इधर लिखेंगे 7, 8, 9 और 10. ठीक है. इनकी वैल्यूज हमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आनी चाहिए. इसकी हेल्प से हम लॉग और एंटी लॉग देखेंगे कैसे सीखना. अब ये जो सारा हम लॉग ले रहे हैं इट इज बेस इसमें 10 होता है. याद रखना लॉग टू द बेस 10 के साथ हम लोग डील करेंगे. जब भी कभी ln लिखा होता है वो अलग होता है, वो नेचुरल लॉग होता है. उसका बेस ई होता है एक्सपोनेंशियल मैथ में जो आप करते हो. जब इसको log टू द बेस 10 में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये तो डिफरेंट बात है इन जनरल. अब ये टेबल कैसे कंप्लीट करें? याद रखना log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू कितनी है? 0, एंड log 10 की वैल्यू 1 है. log 1 0, log 10 1. इनके बीच में ये पूरा टेबल भर जाएगा. ठीक है. 2-3 बीच में याद रखनी है, बाकी 2-3 फॉर्मूला से निकल आएंगी. log 2 याद रखना है, ये 0.301 होता है. खाली आप 0.3 याद कर लो, दैट्स इट. log 2 कितना है? 0.3. और log 3 कितना है? 0.477. 2-3 बार खुद से बनाओगे ना. अब मैं एक बार आपको सिखा दूंगी, फिर जब पढ़ने बैठोगे एक बार कॉपी देख के फिर खुद से बना के देखना टेबल की बना पा रहे हो. अभी ये दोनों तो याद करनी पड़ेंगी. अब log 4 देखो. log 4 को कैन आई राइट इट लाइक 2 रेज टू पावर 2. 4 को हम 2 रेज पावर 2 लिख सकते हैं. तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है ना. 2 रेज टू पावर 2 है, पावर आगे आ जाती है
सो इट विल बी 2 log 2। log 2 की वैल्यू याद कर रखी है, कितनी है 0.3, 2 से मल्टीप्लाई होके बन गया 0.6, इट मीन्स log 4 हो गया 0.6। समझे? जो ना पता लगे बता देना भाई। अब देखो, अभी log 5 छोड़ दो, log 6 पे आते हैं। क्या हम 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं? 2 into 3 6 होता है, तो क्या ये नहीं बनता मल्टीप्लाई वाला? तो log mn क्या बनेगा? log m प्लस log n, मतलब log 2 प्लस log 3। log 2 कितना है 0.3, log 3 कितना है 0.477, तो ये बन गया 0.77। तो log 6 होता है 0.77। अब log 5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा बेटा, ये होता है 0.69। एक बार 0.69 याद कर लो, जैसे जेई और नीट में है उसमें तो तुम 0.7 लेके कैलकुलेशन अपना कर सकते हो, बट तुमको एक बार पता होना चाहिए कि हाँ जी टेबल कैसे बनता है। अभी log 7 छोड़ दो, log 8 पे आते हैं। क्या हम 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 आ गया, 3 log 2। log 2 याद है हमें 0.3 है, 0.3 into 3 0.9, तो log 8 हो गया 0.9। ठीक, अब log 9 पे आ जाओ, यहाँ पे कर रही हूँ। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3⁻², 3 into 3, तो 3 इंटू सॉरी 2 आगे आएगा, 2 इंटू log 3। log 3 की वैल्यू तुम्हारे पास है, कितनी है 0.477, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 0.477 इंटू 2 करके देखो कितना आ रहा है, 2 इंटू 0.477, ये करके देखो जरा, ये 0.95 के करीब आएगा। 0.954 आता है, 0.95 लिख लो। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया log 7, तो वो भी तुमको प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो 0.85 होता है। थोड़ा आइडिया लग जाता है ना, इन दोनों के बीच में है, 6 और 8 के बीच में है, वैल्यू भी बीच में 0.85 है। क्या तुम लोगों को टेबल समझ में आ गया? यस मैम। तो मतलब कंपटीशन एग्जाम्स के लिए देखो, जो मैं आपको बताती हूँ, जो बोर्ड में है ना, आजकल क्या ट्रेंड है, ये लोग ब्रैकेट में न्यूमेरिकल में ना वैल्यू दे देते हैं, उनको पता रहता है कि ये लॉग की वैल्यू यूज़ होनी है, तो वो दे देते हैं न्यूमेरिकल में। बट हम कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं छोड़ रहे कि चलो नहीं दे रखी, या मेनली जेई नीट में वहाँ पे तो लॉग टेबल भी नहीं मिलता। बोर्ड में कई बार लॉग टेबल आपको दे देते हैं कि बुकलेट सी होती है छोटी सी, उसकी हेल्प से वैल्यू सीखनी आती है, जो आपके आई थिंक एनसीईआरटी के पीछे भी मुझे लगता है दिया हुआ। हाँ, तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगी, इससे भी देखना। तो अभी स्टेप्स में चल रहे हैं। पहली बात क्या, ये 3 फॉर्मूलाज ये आने चाहिए, और log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज आपको खुद से बनानी आनी चाहिए। ठीक, अब हम एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कल वाली अभी कैलकुलेशंस पेंडिंग छोड़ो, आज मैं कराऊंगी, बट अभी एक दिन और भी लगेगा, लाइक टुडे इज फ्राइडे, मंडे तक ये आपको पूरा सीखने मिल जाएगा सारा लॉग एंटी लॉग। कुछ पोर्शन मैम कल टेस्ट इसी चैप्टर का? कल तो बेटा सॉलिड स्टेट का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव प्लस हेनरीज लॉ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रही कल वाले टेस्ट में, ठीक है? ओके मैम। क्वेश्चन लिखो, उसका अगले हफ्ते ले लेंगे ना, तब तक सफिशिएंट पोर्शन भी हो जाएगा। कल मैंने आपको क्या कॉपर वाला क्वेश्चन कराया था, देखना जरा नोट्स। इफ ई नॉट फॉर कॉपर इज 0.34 कराया था ये? नहीं मैम, मेरे ख्याल तो कराया। नहीं कराया। एक मैग्नीशियम वाली रिएक्शन है और एक जिंक सल्फेट है, ये 2 थे बस। 95% डिसोसिएशन वाला? यस मैम। ओके,
निखिलेश बेटा कल का सिलेबस देखो, मैंने ग्रुप में भी लिख के भेजा था, रादर मंडे को ही भेज दिया था। कल के लिए सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कल का, 25 नंबर। दर्शन रीजन भी होंगे। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव है, उसमें एमसीक्यू होंगे, थोड़े से असर्शन रीजन है। सॉलिड स्टेट प्लस ਜਿਹੜਾ सॉल्यूशन चैप्टर है ना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ पोर्शन आएगा हेनरीज लॉ, 2-3 ਉਹਦੇ क्वेश्चंस ने ਵਿੱਚ। ठीक है, ये ढंग से अपना रिवाइज कर लेना चैप्टर। अभी टेस्ट होके हटा था, आपको वैसे तो काफी आता ही होगा, आई होप सो। ओके, प्लीज राइट डाउन द न्यूमेरिकल। if E naught for copper is 0.34 volt, comma, how will you calculate EMF when the solution is in contact with 0.1 molar copper ion concentration? हाँ जी, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझें पहला। हरगुन ई नॉट क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ई फॉर पोटेंशियल। ठीक है, कॉपर की स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतनी है। अब यह स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस concentration of the copper ions is 1 molar. Like copper rod is dipped in cupric ions, but if cupric ions are 1 molar, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो 0.34 है। ठीक है, वो उसने दे रखा है। तो बोलता क्या है, हाउ विल यू कैलकुलेट EMF व्हेन द सॉल्यूशन इज इन कांटेक्ट विद 0.1 मोलर। अब क्या किया उसने, कंसंट्रेशन 1 ना रख के 0.1 रख दिया। ओके, नाउ प्लीज टेल मी, चेंज इन कंसंट्रेशन जो है, विल इट इफेक्ट पोटेंशियल? अक्षित, कंसंट्रेशन बदला तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? पोटेंशियल चेंज होता है, हमें पता है। और वो चेंज कौन बताता है? नॉन्स्ट इक्वेशन बताती है। नॉन्स्ट इक्वेशन है क्या? क्या होती है नॉन्स्ट इक्वेशन? बोलना जरा मान्या। E इज इक्वल टू E naught minus 0.51 by R, 591 by N into molar mass लॉग भाई, into मतलब 1 by log 1 by copper 2 positive। हाँ, तो ये नॉन्स्ट इक्वेशन लगाते टाइम हमको इक्वेशन रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने लिख ली। प्रोडक्ट क्या है? प्योर सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है अपॉन क्यूप्रिक आयंस की। ये बन गई नॉन्स्ट इक्वेशन। अब हमको ये ढूंढनी है, स्टैंडर्ड वाली तो दे रखी है, पुट कर दी। n कितना है? 2n। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 2। So it will be log 1 upon 0.1 because the new concentration is 0.1. Now let's do its calculation. It's very easy. So I'm moving to next page. नोट कर लिया सभी ने? तो अब देखो, बहुत आसान है इसमें तो। ये देखो, ये भी याद हो जाएगा, 0.0591 अपॉन 2 ना, ये भी काफ़ी यूज़ होता है, तो ये करके देखना, 0.0295 आएगा। ठीक है, ਹੁਣ बेटा 0.1 है नीचे, तो उत्ते जाके 10 बन जाएगा। पिया log 10 कितना होता है? 0 1 1 1 1 1 या। सो ये तो 1 हो गया, तो क्या बचा? 0.34 माइनस 0.0295। सब्ट्रैक्ट करो और बताओ मुझे कितना आएगा। क्या तुम लोग समझ गए कैसे किया मैंने कैलकुलेशन? बहुत आसान है, इसमें तो हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें पता होना चाहिए log 10 1 होता है, 0.3105। मैम 0 आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और।
चलो अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वन मिनट, एनसीईआरटी की बुक से। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3.5 है ये, ठीक है, बैक एक्सरसाइज का। इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। मैं आपको 2 पार्ट करा दूंगी, 2 आप खुद से कर लेना। बैक एक्सरसाइज का 3.5 है, 4 पार्ट्स हैं, 2 कराऊंगी, 2 करने। और इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ें दे नहीं रखी। पोटेंशियल एक्चुअली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग खुद से देख लो टेबल में, बट चलो मैं लिख देती हूँ। अच्छा, कौन मुझे बता सकता है कि ये जो मैंने पोटेंशियल लिखी है, क्या ये रिडक्शन वाली है कि ऑक्सीडेशन वाली है? देखो आपने कितनी। रिडक्शन। हम रिडक्शन है। हाँ रिडक्शन है, पहला आयनिक फॉर्म है फिर न्यूट्रल है। आपको जो 4 पार्ट्स है ना, वो कवर करने के लिए आपको ये वैल्यूज चाहिए होंगी, तो लिख लो। कैडमियम हो गया, आयरन, एक्चुअली ये फेरिक टू फेरस वाली है। हम तुसी कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम दोनों ही आयनिक फॉर्म दिते हुए ने, बट इतना दिमाग चलाना है कि एक इलेक्ट्रॉन लगेगा तो वो आयनिक ही रहेगी अभी, बट उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। वो पूरी वाली भी दे सकता था बट वो अलग होती है उसकी वैल्यू ना, तो हम इसके साथ डील कर रहे हैं इसीलिए ये वाली दी है इसने। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं है, कोई तोप नहीं है केमिस्ट्री, यही बच्चे क्लियर नहीं करते तो फिर वो एंड में वो बन जाता है कि पता नहीं क्या है। एक्चुअली मैं सारियां लिखा रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यूज ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ टेबल ना देखना पए बाद चों। एक मिनट, एक कंफर्म कर लिए जरा आयरन दी। +3 ठीक है। और राइट है, मैंने लाया हुआ है। सी राइट है ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ। ये किसका सिंबल है बताओ? टिन का। NS10। ये डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी तरफ से, जरा अपने माइक बंद रखो पिया। टीवी ऑन कर लो। ये ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये सारे यूज होंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले तो लिख लो। वो बोलता है हाफ ब्रोमीन। हाँ ये ऐसे लिखो, स्लैश है यहाँ पे। एक्चुअली हाफ इसलिए लिखते हैं ना, ब्रोमीन 2 में 2 एटम है, हाफ का मतलब होता है 1 एटम। ये लिखने का तरीका है। राइट द नॉन्स्ट इक्वेशन। बोर्ड में नॉन्स्ट इक्वेशन का पे पक्का आता है क्वेश्चन। एंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। आसान सा देते हैं बट बच्चे वो भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, की कह रहे हैं एक तो नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है एंड हमको ईएमएफ निकालना है। द फर्स्ट पार्ट इज, ऐसा ही उसने सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में ही दिया है हमको। निखिलेश, दिस डबल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई नहीं बोलेगा। निखिलेश, डबल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज। चलो अब निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
क्या कह रहा है, कहता है ये सेल था इलेक्ट्रोकेमिकल, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, उसका नॉन स्टेप इक्वेशन लिखनी है उसकी और ईएमएफ निकालनी है। तो क्या तुम लोग मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन देख के पिया बता सकते हो इसमें एनोड कौन है, मैग्नीशियम है कि कॉपर है? यस यस, एनोड इज मैग्नीशियम, लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड ये कैथोड है। ठीक है ना, हमको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए वी नीड द सेल रिएक्शन। अच्छा, सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे इसका? चलो पहला मुझे लिख के दिखाओ। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सिखाया था ना, क्या हो रहा मैम है? यस। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड पे ये हो रहा है, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। भाई थोड़ा एक्टिव बनो, पढ़ाई लिखाई करो और खुद से किया करो काम। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है, तो नेट कैसे लिखोगे? ऐड कर दो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट इसमें ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स, काट लेना, ये बन गया। क्यों लिखे मैंने ये? क्योंकि मुझे नॉन्स्ट इक्वेशन चाहिए भाई। और ये देखो स्टार्टिंग में तुमको मैंने बताया था, ये रहा, ये पूरे सेल के लिए जब नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो तुमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता होने चाहिए, तभी लिख पाओगे। तो वो कब पता होंगे? जब सेल रिएक्शन पता होगा। तो ई सेल लिखवा सकता है कोई मुझे नॉन्स्ट इसका? ई नॉट ई नॉट माइनस सेल सेल भाई, पूरे सेल की, हाँ माइनस 0.591 बाय बाय 1। अरे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का चेंज अच्छा हो रहा ठीक है। है, ओके मैम। 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर लॉग हाँ पहले प्रोडक्ट्स का आएगा, तो पहले Mg2 पॉजिटिव ऊपर एंड Cu2 पॉजिटिव नीचे। हाँ, बट एक बार तुम लोग सारा लिख के दिखाओ पेपर में ना, 1 ये भी लिख के आ जाना। बट हमको पता है कि 1 लेना है, वो हम बाद में कर लेंगे। ये हो गया, समझ गए? अब आते हैं, उसने पूछा देखो क्या था, एक तो बोलता है नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो, लिख दीजिए हमने। और क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ मतलब आपको ये निकालना है, ईएमएफ निकालना है गिवन कंसंट्रेशन पे। स्टैंडर्ड वाली नहीं पूछी उसने, कौन सी पूछी है? गिवन कंसंट्रेशन वाली। ओके अक्षित, रिजॉइन कर लो। अच्छा ये मुझे बताओ, ई सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कहाँ से ढूंढूं? मुझे तो दे नहीं रखी, क्या करूं? शाबाश, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, खोलो अपने दिमाग थोड़ा। मैम ई नॉट की वैल्यू हाँ ई नॉट की वैल्यू चाहिए ना, उसमें भरनी है, तभी ई सेल निकलेगा। बोलो, इतना औखा नहीं मैंने पूछा कुछ। शाबाश, बोलो बोलो, सोचो। अरे इसका फॉर्मूला अलग से तुमको सिखाया नहीं था क्या? ई के थर्ड माइनस ई नॉट नॉट है ना, तो फिर इन्हें पोटेंशियल्स दित्तियां हुई है ना बेटा, वो इसे करके दित्तियां ने। मैग्नीशियम की रह गई, हमने लिखी नहीं। 1 मिनट। अच्छा फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना था, कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है? ऑक्सीडेशन, वाह। रिडक्शन वाली। हाँ ऑक्सीडेशन नहीं है फिर रिडक्शन नहीं है, और केड़ा 4-5 चीज़ां सिखाइयां सानू, है ना। 0.34 माइनस ऐड करके तो बता दो अब। 0.34 सच्चर 11 6 7 2.71 हो गया। इतना समझ आ गया? इज इट फाइन? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे भरना है, ये आंसर नहीं है भाई, अभी बहुत कहानी बाकी है।
पिक्चर बाकी है अभी। अब मैं ये रब नहीं कर सकती, अगले पेज पे ही जाना पड़ेगा। चलो एक मिनट। पिछला दिखाऊं? नहीं, हाँ एक मिनट, हाँ। मैं देख ले। फायदा तो है वैसे इस पे, तुमको काफी कुछ है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। बोर्ड पे तो मिट गया बस। अब और क्या करें? ये माइनस लॉग, अब देखो इसमें 1 किसकी रखूं मैं, बताओ? कॉपर। कॉपर और मैग्नीशियम प्योर सॉलिड है तो यदि 1 हो जाएगी बेटा। मैग्नीशियम आयन दी कितनी सीगी? ये रही 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, सॉरी -3। और हमें चाहिए कॉपर आयंस की कितनी है? 1 2 10⁻⁻4। या इतना तो पता लग रहा है, कोई प्रॉब्लम? ये तो माइनस करना तुमको वैल्यू याद, 2 से जब डिवाइड होता है तब इतनी आती है बेटा। ये ऊपर जाके log 10 बच जाएगा। log 10 1 है, माइनस करो, आंसर तुम्हारे सामने है, खत्म कहानी। समझ आ गई गल? देखिए जरा आंसर कितना है था। क्वेश्चन नंबर क्या बोला था मैंने आपको? मैम ये 2 पॉइंट वो आ गया, ये क्या है 2.68। हाँ एक बार उसमें चेक कर लेना एनसीईआरटी में। हाँ 2.68 दिया हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर द न्यूमेरिकल? यस मैम। ऐसे ही है, चलो फटाफट अब तुम एक काम करो, दो लास्ट 2 पार्ट तुम खुद करना, एक और है इसका। करो जरा, अभी खुद से करो। तुमको एनोटेट करना आता है क्या यहाँ पे? मैम वो फोन में ही होता है, लैपटॉप से नहीं होता। लैपटॉप से हो जाता होगा, फोन से तो अक्खा से आप मोटी सी मैम उंगली नहीं, बल्कि फोन से बहुत इजीली होता है, लैपटॉप पे बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। लैपटॉप पे होता ही नहीं इनफैक्ट। अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो, क्वेश्चन अपनी कॉपीज पे ही कर लो। अक्षित बस मैंने हो रहे हैं मतलब मैं चेक कर रहा सी, हो रहे, लैपटॉप तो हो रहे हैं। अच्छा ये दिया हुआ है, क्या करना है इसका? इसको देख के डरना नहीं है पहली बात तो, ठीक है? और मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दो, देख के डर जाओ कि पता नहीं क्या है। क्वेश्चन है नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना है इसका और ईएमएफ निकालना है बस। नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना कैसे लिखोगे? पहले सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये साइड क्या है? एनोड है। ये साइड क्या है? कैथोड है। हाफ रिएक्शन लिख दो जरा। अब मुझे एक एक करके लिखवाना जरा। चलो अक्षय तुम लिखवाओ बेटा पहले, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखें? बोल दो खाली, एनोटेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। कैसे लिखें? Fe2 पॉजिटिव। की करा हूं की लिखा मिलता पता नहीं कुछ, तू ही दसना। मैम स्लैश पा दो। एरो पा दा? हाँ जी मैम, Fe+2। बस 2 तो इलेक्ट्रॉन, मैम ठीक है। हाँ जी 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी मैम। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो पिया तुम्हारी टर्न। H plus gives H2 plus -2 electrons. नो नो, प्लस इलेक्ट्रॉन बेटा, इट विल गेन ना। ठीक, ऐसे ही बोला मैम। ओके। तो अब बट यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। समझते हो ना ये बात? अब पूरा सेल रिएक्शन लिख लो। कौन लिखवाएगा? निखिलेश चल। तू नहीं बोलता, तेरी आवाज नहीं आती। निखिलेश लिखवा बेटा। की करा बोल। जल्दी बेटा। पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, प्रोडक्ट में ये +2 है, ठीक है, दोबारा लिख लो, और इधर H2 आ जाएगी। ये सेल रिएक्शन है। जब भी नर्स लिखनी है तुमको सेल रिएक्शन चाहिए ही चाहिए। अब लिखते हैं नर्स्ट। नर्स कौन लिखवाएगा? ई सेल, हाँ जी, चल माने बोल। E0 cell minus 0.0591 by 2 log Paris 2 पॉजिटिव ऊपर एंड नीचे H अच्छा एक पॉजिटिव। मैं सुनो एक चीज बताती हूँ। ये गैस है ना, तो इसका प्रेशर लिखना पड़ेगा। वो ऑलरेडी 1 बार दिया हुआ है, ठीक है, बट आपने एक बार लिखना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो यहाँ पे साथ में। मतलब टीचर को जैसे बोर्ड में आ गया, ये पता लगे ना कि हाँ बच्चे को पता है कि ऊपर प्रेशर लिखना था हाइड्रोजन का, बट वो 1 बार है तो हम अगले स्टेप में उसको छोड़ देंगे। नीचे आयरन और हाइड्रोजन पॉजिटिव पावर 2। हाँ, और गलती बच्चे कहाँ करते हैं देखो, जो मतलब कॉमन मिस्टेक्स होती है ना वो साथ साथ मैं पॉइंट कर देती हूँ ताकि तुम लोग वो ना करो। बच्चे क्या करते हैं, ये पावर लगानी भूल जाते हैं, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। ताई आगे नर्स्ट। अब हमको ये निकालनी है तो उसके लिए E0 सेल चाहिए। E0 सेल निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भैया? E0 सेल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी? E0 कैथोड माइनस कैथोड माइनस कैथोड माइनस एनोड। हरगुन कैथोड कौन है यहाँ पे? हरगुन H। तो कितना वैल्यू होगा उसका? हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड वैल्यू 0। हमने हाइड्रोजन की 0 वोल्ट मानी हुई है, इसीलिए उसकी मतलब देंगे भी नहीं, आपको खुद से पता होनी चाहिए। आयरन की कितनी लिखी थी वैल्यू? कहाँ गया हमारा? ये वाली यूज होनी है, ध्यान रखना, ये वाली यूज होनी है, ये मत चिपका देना। -0.44, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इतना आ गया, ठीक है। तो हम अगले पेज से चलते हैं आप, चल वैल्यूज पूरी पुट कर लो। ई सेल निकालनी है। E0 सेल तुम लोगों का आया 0.44 माइनस 0.0591/2 लॉग फेरस आयंस की कंसेंट्रेशन कितना लिखूं? 10 की पावर -3। ये प्रेशर तो 1 ही है, आयरन की प्योर की 1 है, और H+ की कितनी दे रहा है? 1 ही दे रहा है। 1⁻², 1, यही बचा। बस कर लो इसे सॉल्व, बड़ा इजी हो गया। ई सेल निकालना है अपन को, तो ये बन गया, कितना आया था हमारा? 0.+44 पॉइंट, डिवाइड बाय 2 था तो ये इतना आएगा। अब देखो जरा, अब ये आगे आ जाएगा, सो इट विल बिकम -3। समझ गए? वो फॉर्मूला लगा log m⁻n, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर निकाल लेना, बाकी के दोनों पार्ट्स भी कर लेना। एनी डाउट्स? अब करते हैं हम आगे। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो उनमें से पहला उठा रही हूँ, उसमें भी लॉग वगैरह यूज होगा, जस्ट फॉर्मूले नए हैं। एक नर्स्ट इक्वेशन के साथ ही डील करना है। हेडिंग लगाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ये देखते हैं क्या है। देखो बेटा, जैसे मैं डेनियल सेल की एग्जांपल लूँ तो ये होता है डेनियल सेल का रिएक्शन। अब तुमको ये सारा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कशन किया था, तुमको आता है।
तो याद है क्या होता था कि ये जिंक की रॉड ख़त्म हो के जिंक के आयन बनाती जाती है। टाइम के साथ जिंक के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती थी। और कॉपर में क्या होता था, कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर करके ये रॉड थिक होती जाती थी। तो हम बोल सकते हैं कि एज टाइम पासिस जिंक आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रॉड ख़त्म हो के आयंस दे रही है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे। तो जिंक के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वाइल कॉपर आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। समझ आई बात? इतना समझ में आ गया ना? तो कुछ Yes, टाइम ma'am. के बाद क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम आ जाता है। कुछ टाइम के बाद पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाता है, कंसंट्रेशन चेंज होना बंद कर देती है। अब मेरी बात सुनो, तुमको जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिखता, यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं ना। वो बेसिकली उसका हम नाम क्या रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये सेल की नेट पोटेंशियल है, या हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं बेटा। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों की पोटेंशियल्स में फ़र्क होता है। इन दोनों की पोटेंशियल्स में फ़र्क बेसिकली कंसंट्रेशन के कारण होता है। अब कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, चेंज ही नहीं हो रही। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म। तो वोल्ट मीटर जो है वो तुमको ज़ीरो रीडिंग देगा। क्या रीडिंग देगा कुछ टाइम के बाद? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है सिस्टम में तो ई सेल ज़ीरो हो जाती है, याद रखना। दोबारा एक बार पिक्चर बनाती हूँ। ई नॉट सेल कभी ज़ीरो नहीं होती। ई नॉट सेल कभी ज़ीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल तो हम मानते ही तब हैं जब कंडीशन स्टैंडर्ड ने, जब कंडीशन स्टैंडर्ड है तब वो ई नॉट सेल कहलाती है। बट विद टाइम जिंक आयन का आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ सेल। With time, zinc ion concentration increases and copper ion concentration decreases. Concentration change हो रही, पोटेंशियल चेंज होएंगी। कुछ टाइम के बाद सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है। अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम ज़ीरो, वोल्ट मीटर विल शो ज़ीरो रीडिंग। इन दैट केस वी कॉल, तो हम क्या बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ढूंढना है नॉन्स्ट इक्वेशन से। तो हमने ये देखा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ई सेल ज़ीरो हो जाती है। क्या ज़ीरो हो जाती है? ई सेल। ई नॉट सेल नहीं ज़ीरो होता कभी भी। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है तुम लोग +1 में करते होते थे? जैसे ये जनरल इक्वेशन है, जब इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, तो तुम कैसे लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन ईच रेज टू पावर देयर स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डू यू नो दिस थिंग कि जब Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम आ जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को की जो रेशियो बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम उसको दिया जाता है। कब? किसको? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, जब इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ पे भी तो भाई हमने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही लिखते हैं, इनकी रेशियो ही है। इसका मतलब अब इस रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। आपको समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बनता है, देखना जरा, ये नेट फॉर्मूला। मैंने आपको डेरिवेशन भी करा दी, समझ में आती है डेरिवेशन तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेट तो ये फॉर्मूला चाहिए और इसको याद करना पड़ेगा। एक इसमें रिलेशनशिप है बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल में रिलेशनशिप हमें पता लगता है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। जनरल नॉस्ट इक्वेशन लिख ली मैंने बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। We know as time passes, zinc ion concentration increases and copper ion concentration decreases. After some time, there will be equilibrium in the cell, and at that time, there will be no change in the concentrations. As there is no change in the concentrations, so voltmeter reading becomes zero. If it becomes zero, it means E cell becomes zero.
सो आई हैव पुट दिस 0 ई नॉट सेल लिख के सारा यहाँ पे तो 2 लगेगा, अदरवाइज इन जनरल इट शुड बी n, एंड दिस रेशियो बिकम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हमारे पास रिलेशनशिप बनता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। जैसे नर्स्ड है वैसे ही इसके भी सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक करते हैं अपन। समझ में आ गया ये रिलेशनशिप? मैं नोट्स भी आपको पिक खींच के भेज दूंगी, तो अपनी कॉपी पे फिर आप लोग इसको लिख लेना। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द सेम टाइम ही देना टेस्ट कल, क्या आगे पीछे देना है? सेम ही रख लो। नहीं मैम इसी टाइम। और स्कूल तो ऑफ होगा कि नहीं? लगता है सैटरडे। नहीं मैम लगता है। तेरा क्या करा रहे हैं मन है स्कूल में? मैम पता नहीं, इतना टाइम हो गया केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगी, तब मैं लास्ट मैंने लगाई थी तब सॉलिड स्टेट ही करा रहे थे। एग्जाम्पल है सॉल्ड 3.2। पिया तू कहाँ चली गई थी? मैम नेट ही चला गया था, एकदम बंद हो गया। वो तो क्या। रिकॉर्डिंग देख लियो ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ है पार्ट। ओके मैम। मैंने एक फॉर्मूला सिखाया अभी, वो तुम्हारा मिस हो गया। ये फॉर्मूला होता है पिया। बेटा डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी तरफ से ना। तो ये फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, और ई नॉट सेल में रिलेशनशिप बताता है। ये फॉर्मूला यूज होएगा क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे। कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक चीज़ और उसने दी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। ई नॉट सेल की वैल्यू पूरी पकड़ा दी आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc पूछ रहा है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, अभी किया हमने रिलेशन। ई नॉट सेल इज 0.0591 अपॉन n log Kc, ये गिवन है, ये पूछ रहा है, कर लो। बट फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैं तुमको सिखाती हूँ एंटी लॉग, इसमें देखना आना चाहिए। n कितना होएगा? 2। तुम लोग मैथ मूथ में पढ़ते हैं नहीं क्या लॉग वगैरह? तो मैंने ऑब्जर्व किया तो तुमको बेसिक फॉर्मूलेस भी नहीं आते हैं। होता है कि नहीं मैथ में? हमारे टाइम मैम पर होता है। पहले +1 में था। मैम +1 में तो थे, बट ये नहीं था log 1 की वैल्यू log 2 लॉग की एंटी वैल्यू। लॉग कराया था मेरे मैम ने, थोड़ा बहुत फॉर्मूले कराए थे टेबल में से नहीं, देख मैं वैसे जनरल मैथ में पूछ रही हूँ, 10th तक नहीं होता क्या? होता है मैम, हमारे था। ICSE ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ 10th मैम सीबीएसई में नहीं होता। ओ हमारे टाइम था, मैंने 9th में मुझे लगता है पढ़ा था, मुझे याद है मैथ की बुक होती थी, उसमें लॉग के फॉर्मूलेस कराए थे। मैम हाँ हमें भी 9th में था, 9th में आया था सीबीएसई log। में ही था, मेरा तो सीबीएसई बोर्ड था तब। CBSE में +1 में ही है। चेंज कर दिया होगा अब सिलेबस। ओके ओके। वैसे जितना आपको वर्केबल चाहिए वो तो मैंने ही सिखा दिया आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पता क्या करना है अब? ये देखो सॉल्व कैसे करने हैं। अपा को Kc निकालना है, तो तुम log Kc एक साइड रख दो, 2 मैं इधर ले गई, इसको नीचे लेगी, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये ना वैल्यू इतनी आती है। यहाँ तक तो सिंपल मैथ कैलकुलेशन है। अब मैं असली बात पे आती हूँ, ठीक है? अब हमको बेटा चाहिए Kc की वैल्यू चाहिए हमको, हमारे पास log Kc है, हमको चाहिए Kc। तो याद रखना log जब इधर जाएगा ना तो वो एंटी लॉग बन जाता है। Kc ਕੱਢਣਾ ना तो log एक तरह का इधर गया, इधर जाके log एंटी लॉग बन जाता है। कहने का मतलब हमको 15.6 का एंटी लॉग देखना आना चाहिए ताकि Kc की वैल्यू निकले, ठीक है? अब देखो एंटी लॉग वैसे तो बेटा टेबल से ही दिखता है प्रॉपर, तो बट वही है कि बोर्ड में तो आजकल वैल्यू दे देते हैं, यहाँ आपको लॉग टेबल देंगे।
लॉग टेबल से कैसे देखना है वो तो मुझे आपको उसके लिए वीडियो वगैरह ऑन करनी होगी, वो मैं देखूंगी मंडे ट्यूसडे आपको सिखा दूंगी। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ बिना लॉग टेबल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे करते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी तो वो ऑप्शंस में आपको निकालना आसान हो जाता है। और कई बार तो क्या है कि आपको मान लो लॉग टेबल देखना नहीं आ रहा या वैल्यू नहीं दे रखी, तो जो मैं सिखा रही हूँ उससे आप अपने बोर्ड में भी काम चला सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से सीखना है, बड़ा आसान, एक बार पिक कर गए तो आ जाएगा। एंटी लॉग देखना है, ऐसे लॉग नहीं देखते, ऐसे एक टेक्निक सिखाऊंगी उससे एंटी लॉग देखना हम निकालना सीख लेंगे विदाउट कैलकुलेटर विदाउट टेबल। कैसे देखो 15.6 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 15 प्लस 0.6, बोलो। यस। अच्छा Yes, ma'am. अब एक बात बताओ मुझे, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे देखो, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि log 10⁻15 की वैल्यू निकालो, क्या निकालोगे? इसका आंसर तो नहीं 15 है। 15 आगे चल गया, log 10 1 होता है तो आंसर आ गया 15। इतना समझ गए? इसका मतलब log 10⁻15 15 आया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 15 था, इसका मतलब 15 को मैं log 10⁻15 लिख सकती हूँ। समझ रहे हो ना? log 10⁻15 ਦੀ वैल्यू जे देखिए तो 15 आती है, इट मीन्स 15 और log 10⁻15 एक ही बात है। 0.6 क्या है, वो अभी तुमको वैल्यूज लिखाई थी, log 4 की वैल्यू 0.6 आ रही थी ना। इसका मतलब 0.6 की जगह मैं log 4 लिख सकती हूँ। क्या तुम ये बात ट्रिक समझ पाए? मैंने सोचा कि मंडे से पढ़ते टाइम हम लोग वीडियो ऑन किया करें, मैं भी अपनी नहीं करूँ। मैम, नहीं तुम लोगों के बोलते तो है नहीं, या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी मैंने शक्लें देख, बोला था। नहीं मुझे नहीं पता, सबकी वीडियोस में ऑन कराया करूंगी, तुम्हारी शक्लें देख के मुझे पता तो चले समझ में आया कि नहीं। मेरा तो गला खराब हो जाता है क्लास लेने के बाद चीख चीख के। हैं बेटा, समझ लग गया कितना लिखे है 15 को Yes, कैसे? यस मैम। तो अब इसका क्या फॉर्मूला था, m प्लस n था ना। यस मैम। अच्छा मेरे पास अब क्या ये log m प्लस log n की फॉर्म में नहीं है? क्या मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिख सकती? बोलो। मैं ऑपोजिट फॉर्मूलाज यूज कर रही हूँ। आई हैव दिस फॉर्म एंड आई एम चेंजिंग इट इनटू दिस फॉर्म। मेरे पास प्लस की फॉर्म थी और मैंने उसे मल्टीप्लाई में लिख लिया। बताओ। यस मैम। लॉग एंटी लॉग कट गया, केसी का आंसर आ गया, खत्म कहानी, पैसा वसूल। कुछ करना नहीं पड़ा, जितना टाइम तुमको टेबल देखने में लगेगा उससे पहले आंसर आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो, सब मैम आपको समझे? समझ। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना ये एनसीईआरटी में इतनी है, बट क्या है अप्रॉक्सीमेट आंसर निकलेगा, ठीक है। बट इतना आंसर लिख के आओगे तो नंबर ठीक पूरे मिल जाएंगे, वो टेंशन नहीं है। वो थोड़ा बहुत फर्क इसमें पड़ता है ना, हमने थोड़ी अप्रॉक्सीमेशंस लगाई हैं, बिना हम कैलकुलेटर के बिना टेबल के इतना कर पा रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यस मैम, हो गया। yes, ma'am. अब एक काम करो जरा, एक क्वेश्चन मैं अभी और करा देती हूँ। एक तुम ना क्वेश्चन लिख लो। अक्षित क्या लिखा है बेटा, मुझे समझ नहीं आई, छुट्टी कर दूं भी? 8 बजे कल करूं? टेस्ट है। टेस्ट तो 5 मिनट में ज्यादा तैयारी हो जाएगी है। कर रही हूँ, अच्छा चलो ठीक है। अब होमवर्क लिख लो फिर। ये ना इंटेक्स क्वेश्चन, अब तुम कहोगे मैम टेस्ट है हम नहीं करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन 3.5 कर लेना एनसीईआरटी का, और बैक एक्सरसाइज के तो तुमको दे ही दिया, ये वाला तुम कर लोगे खुद आसान से। अच्छा एक बस, अच्छी 2 मिनट रुक जा, एक क्वेश्चन थोड़ा देखना, मैं थोड़ा हिंट दूंगी, आप लोग ट्राई करना। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ
ये एक बच्चे बड़ा क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो आने के भी चांसेस खूब हैं इसके। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन। भाई पीएच जानते हो क्या होता है? यस मैम। क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है? इन कांटेक्ट विद बेस है। इन कांटेक्ट विद बेस है, 7 से बड़ी। अच्छा वो वाला बोल रहे हो। हाँ मतलब ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो जो कांटेक्ट में H+ की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी बता सकते हो? स्टैंडर्ड में तो 1 होती है कंसंट्रेशन, बट जब 1 कंसंट्रेशन होती है फिर तो पोटेंशियल हम 0 वोल्ट लेते हैं। तो उसने बोला कि जो हाइड्रोजन हमने SHE बनाया था ना, बट अभी SHE नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ऐसे क्यों नहीं बोला मैंने? स्टैंडर्ड कंडीशन तो है ही नहीं, 1 मोलर तो है नहीं कंसंट्रेशन। हाउ आई नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच? क्या तुमको ये चीज आती है बेटा? +1 में खूब फॉर्मूला रटाया होगा तुमने, हाँ। जहाँ भी पढ़े होगे। पीएच की वैल्यू, पीएच का फॉर्मूला होता है -log H+ कंसंट्रेशन। पीएच की वैल्यू 10 दी है, तो इससे H+ की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। कितनी होगी? 10⁻⁻10 मोलर। बेटा जिन लोगों ने नहीं किया हुआ इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये फॉर्मूला आपको कराना चाहिए था, नहीं आता तो फिर अब ये याद कर लो। पीएच तो पता है ना, तो 9-10 से पढ़ते आए हो पीएच वैल्यू कितनी है। तो पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बताता है, ये फॉर्मूला होता है। तो पीएच देता हुआ है, वहाँ से मैंने H+ निकाला है। कैसे किया मैंने? H+ निकालना था तो ये माइनस उधर ले गई, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाता है। एंटी लॉग -10, -10 का एंटी लॉग ये होता है। ठीक है, बस 2 मिनट दो मुझे। H+ की तो ये पता है क्या बोल रहा है कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन इतनी मोलर थी। अब तुम मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल बताओ। अब 0 वोल्ट नहीं होगी। 0 वोल्ट कब होती है? जब H+ की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। यूनिटी तो से मैम नर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी फिर। हाँ नर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी। तो उसके लिए हम रिएक्शन लिख लेते हैं ऐसे, या तो ये लिख लो, पूरा लिखना चाहते हो दोनों में आंसर सेम आएगा, फिर यहाँ पे H2 आएगा पूरा। ठीक है, ये यूज़ कर लो चाहे ये, तो मैं ऊपर वाला यूज़ करके दिखा रही हूँ। नॉस क्या होता है? E = E0 - 0.0591/n, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस 0.591 N1 होगा। लॉग प्रोडक्ट प्रेशर कुछ नहीं दिया तो 1 लेना है। H+ की कंसंट्रेशन इतनी। अब इसको सॉल्व करो। E0 कितना पुट करेंगे बेटा? 0। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 0 होती है। अब ये ऊपर जाके बन गया 10⁻10। अब तुमको सिखाया कि 10 आगे आ जाएगा। इसको रब कर दें। माइनस में वैल्यू आ रही है। एक बार मैं पूरा कर देती हूँ। ये 10 आगे गया, log 10 1 होता है, तो आंसर आया, मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो इससे ये बन जाएगा, ये आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेसिफिकली पीएच की फॉर्म में देता है तो आपको उससे H+ निकालना आना चाहिए। +1 की नॉलेज है, फॉर्मूला सिंपली यही यूज़ होना है, पीएच से आ जाता है। उसके बाद नॉन्स लगनी है। नॉन्स तो हमेशा तब लगनी है ना जब कंसंट्रेशन बदली, यूनिटी से बदली और पोटेंशियल पूछी। क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। इसको पक्का खुद से करके देख लेना। ठीक है बेटा, फिर कल सेम टाइम मिलते हैं। कल वीडियो ऑन कराऊंगी तो ध्यान से अपना प्रॉपर तैयार हो जाना, और टेस्ट भेजूंगी एग्जैक्टली at 7। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके।